तो आई कुडंट क्लियर 2024। 2025 में मेरा अभी ऑल इंडिया रैंक 261 आया है। एंड इस साल भी अभी मैंने वापस लास्ट अटेम्प्ट जो मैं दे सकता हूँ उसमें प्रीलिम्स दिया है वापस। कि आप एक सेलेक्टेड कैंडिडेट भी हैं और आपने प्रीलिम्स भी दिया है इस बार का। तो मेरा स्पीड बहुत अच्छा है वैसे तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट जब मैं प्रीलिम्स देने जा रहा था तब। तो हलीसा लस्या में बहुत लोगों ने ये सोचा होगा कि यार ये तो मतलब बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है। इसने थोड़ा भी दिमाग लगा के लस्य वर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया को कि लस्य इज अ वर्ड विच इज यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू डांस। मल्लिकार्जुन मंसूर का क्वेश्चन था, अगर ऑप्शंस आप देखोगे उसमें देना होता तो वो जयपुर घराना भी दे सकते थे, हाँ बट जयपुर अतरौली घराना लिखने की क्या जरूरत है। फिर एक्चुअली पूरे पेपर में अगर मतलब आयरॉनिकली अगर मैं बताऊँ तो ये 3 क्वेश्चन थे जो मुझे लगे कि सबसे आसान है। हाँ और राइट। दिस इज बिकॉज मैंने मेंस दिया है। अगर आप एग्जामिनर को ईज ला दोगे इन चेकिंग योर आंसर्स तो ही विल गिव यू मोर मार्क्स। ये मेरा 2023 का कॉपी है, बट आई विल डेफिनेटली शेयर यू माई कॉपीज ठीक है। 2025 की। अब एक्चुअली इफेक्टिव नोट्स बनाना जरूरी नहीं है इतना। आई नो थोड़ा अनपॉपुलर सी चीज बोल रहा हूँ, एंड मैंने पीवाईक्यू लिखने के लिए भी इसीलिए बोला कि अगर आप पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज लिख लो तो आपको बहुत हद तक पता चल जाएगा कि खुद से ही लिखने के बाद कि यार ये तो सिमिलर से क्वेश्चन है या मैं सिमिलर सी चीजें लिख रहा हूँ अपने आंसर। Let us get started. I would request you because they must have seen you in videos and but not in person. So how was how was like what's your journey for UPSC CSE? एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं and then we will jump on to prelims. बिल्कुल सर। सो मेरा नाम हर संतोष लोढ़ा है। मैं नासिक महाराष्ट्र। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 17 आया था। Okay, सो nice. उसके बाद एक्चुअली मेरा इंस्पिरेशन टुवर्ड्स ज्वाइनिंग यूपीएससी इज माय ब्रदर। Hmm. वो एक आईएएस ऑफिसर है, 2019 बैच। Hmm. तो उनका थोड़ा सा काम देख के एंड आई फेल्ट कि मुझे एग्जाम देना चाहिए। अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, Okay. बट बिकॉज मैं घर से पढ़ रहा था एंड मेरा मेंस का प्रिपरेशन बिल्डिंग 16 मार्क्स। सेकेंड ईयर में आई गिव द इंटरव्यू, बट इंटरव्यू में मेरे 154 ही थे मार्क्स। तो उस वजह से आई कुड नॉट क्लियर द फाइनलिस्ट। Okay. एंड थर्ड ईयर में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, विच वाज वेरी डेवेस्टेटिंग, और मैंने सोच लिया था कि मैं छोड़ ही दूंगा प्रिपरेशन। Okay. बट भैया ने फैमिली ने सपोर्ट किया एंड उन्होंने बोला कि इट्स ओके, हो जाता है। प्रीलिम्स का पेपर ऐसा ही आता है, इस साल का भी पेपर ऐसा ही है वैसे तो। Hmm. uh, तो 2024 में मेरा नहीं हुआ था। प्रोबेबली एक बैकलॉग भी था कि मेरा 2023 के अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक जाके इंटरव्यू में कम मार्क्स आए। तो प्लेइंग दैट मतलब दैट वाज प्लेइंग ऑन माय माइंड। तो प्रोबेबली प्रीलिम्स उस वजह से भी थोड़ा सा खराब हो गया। पेपर इजी था वैसे तो। तो आई कुडंट क्लियर 2024। 2025 में मेरा अभी ऑल इंडिया रैंक 261 आया है। एंड इस साल भी अभी मैंने वापस लास्ट अटेम्प्ट जो मैं दे सकता हूँ उसमें प्रीलिम्स दिया है वापस। All right, fantastic. So you are the perfect candidate suits for this situation कि आप एक selected candidate भी हैं और आपने prelims भी दिया है इस बार का. जी सर। So the world is talking about UPSC prelims 2026 and I would also want to spend like 15-20 minutes कि according to you how was the paper since you have already क्योंकि आपकी जर्नी है लगभग लंबी 3-4 साल की. बिल्कुल सर। And how was your prelims? What was your first reaction और एग्जामिनेशन हॉल में कैसे क्या मतलब माइंडसेट चेंज किया? सर मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा उससे जस्ट 1 मिनट पहले लेके कि इस बार एक्चुअली मेरा जो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन था, उसमें मैंने जितनी भी टेस्ट दी थी वो मैंने 1 घंटे में ऑलमोस्ट जितने भी अलग अलग क्लासेस के टेस्ट थे वो कंप्लीट किए थे। तो मेरा स्पीड बहुत अच्छा है वैसे तो। हम्म. एंड आई ऑलमोस्ट गॉट मतलब 120 130 140 इसी रेंज में मार्क्स आ रहे थे मेरे। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट जब मैं प्रीलिम्स देने जा रहा था तब। एंड जैसे ही मैंने पेपर खोला मेरा सेट सी था। हम्म. और पहले 20 सवाल लिखे मैंने, और मुझे एक भी ऐसा सवाल नहीं लगा जो मैं कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकता हूँ। हम्म. तो सबसे पहले तो मुझे ऐसे लगा कि ये क्या ही पेपर बना दिया है इन्होंने। हम्म. सेकेंडली मेरा बहुत ज़्यादा स्पीड है, बट 1 आवर्स 40 मिनट्स में मेरे सिर्फ 73 क्वेश्चंस हुए थे। ओके.
एंड आई फेल्ट कि अभी तो बहुत करने बाकी है, बिकॉज आई एम अ पर्सन जो पिछले 3-4 अटेम्प्ट मेरे जो भी हुए उसमें मैंने 98-99 अटेम्प्ट किए हैं। हम्म, तो सबसे पहला मेरा जो परसेप्शन था अबाउट द पेपर इज, फर्स्ट इट वाज वेरी लेंदी, हम्म, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। ये हम्म, सबसे पहले था। दूसरा था कि जो क्वेश्चंस आए थे हम्म, उसमें द नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस, जैसे जितना मैंने एनालाइज किया है कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये हम्म, 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे बहुत एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सवाल एंड फिक्स्ड सोर्सेज से सवाल आते हैं। आते हैं, राइट। बट इस साल वैसा बिल्कुल भी नहीं था। भले ही मैं बोलूंगा ये कि इकोनॉमी वाज रिलेटिवली डुएबल, राइट। बट पॉलिटी वाज वेरी टफ। पहले तो बहुत कम सवाल थे जो लक्ष्मीकांत से आए थे, और उसमें भी इट वाज वेरी टफ। हिस्ट्री के 20 सवाल थे, उतने ही आते हैं, हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। बट हिस्ट्री के सवाल भी ऐसे नहीं था कि स्पेक्ट्रम से बन जाएंगे बहुत ज़्यादा, या आप जो आर एस शर्मा वगैरह पढ़ते हैं उससे बन जाएंगे। तो राइट। जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेस है उनसे सवाल बहुत कम आए थे। तो हम्म, दैट वाज द सेकंड बिगेस्ट चैलेंज इज व्हाट आई फेल्ट, कि नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कम थे। और तीसरा ये था कि जो टफ क्वेश्चंस थे, मुझे नहीं पता बाकी इसमें, बट सी सेट में लास्ट के 25 क्वेश्चंस वर सो टफ, मतलब बहुत ज्यादा टफ थे कि हम्म, बच्चा पहले ही 75 क्वेश्चंस करके आ रहे हैं, एंड लास्ट में तो इट वाज लाइक कि यू विल हैव टू गिव अप। बट जिसने नहीं गिव अप मारा उसका होगा प्रीलिम्स, इज व्हाट आई फील दिस टाइम। दे हैव नॉट चेक्ड योर नॉलेज, दे हैव चेक्ड योर एक्सुबरेंस, इज व्हाट आई फेल्ट दिस टाइम। राइट। राइट। ये जो मतलब आई वाज स्पीकिंग यस्टरडे टू मतलब दी स्टूडेंट्स, बहुत मोरल डाउन हो रहा है और फ्रस्ट्रेशन भी बहुत आ रही है, बिकॉज एवरीबडी हैव स्पेंट ईयर्स इन दिस प्रिपरेशन। किसी का फर्स्ट था, प्रॉब्ली किसी का लास्ट भी था, जैसे आपका भी ये लास्ट है मेरे ख्याल से, राइट? जी जी सर। सो मुझे एग्जाम मतलब पेपर देखने के बाद वो माइंडसेट आप बताओगे क्या, मतलब कैसे आपने माइंडसेट हम सेट करते हैं, मतलब कि हम अपने वो देखते हैं टारगेट की, अब मेरा प्लान बी चलेगा, अब ए चलेगा, सी चलेगा, मतलब हाउ डिड यू डिसाइडेड? सो सर ऐसे पेपर में तो मैं अपना माइंडसेट बता सकता हूँ। आई डू नॉट नो व्हाट द आइडियल माइंडसेट इज, बट मेरा माइंडसेट पर्सनली ये होता है कि व्हेन द पेपर इज सच, जब यू डू नॉट हैव एनी कॉन्फिडेंस कि आपके 50-55 सवाल विथ कॉन्फिडेंस सही ही होंगे, हम्म, ऐसे पेपर में यू हैव टू अटेम्प्ट मोर। हम्म, बिकॉज उस पेपर में आप अगर 65-70 अटेम्प्ट करते हो, 75 भी अटेम्प्ट करते हो, एंड यू हैव नो श्योरिटी, तो इट इज़ वेरी टफ कि आपको एक डिसेंट नंबर ऑफ मार्क्स आ सकते हैं। तो हम्म, मेरा सबसे पहला थॉट ये था, इवन आफ्टर डूइंग 73 क्वेश्चंस इन 1 hour 40 minutes, हम्म, एंड मैंने मार्क भी नहीं किए थे, मेरा थॉट यही था अच्छा, कि मुझे मिनिमम 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी ही है कुछ भी करके। ओके, एंड उसके बाद आई डोंट नो, इट इज मेनी इयर्स ऑफ प्रिपरेशन विच हेल्प्ड मी थ्रू इट। मैंने 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए टोटल। लास्ट के 20 मिनट में मैंने मार्किंग करके और 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। हम्म, सो फर्स्ट थॉट वाज कि मुझे ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मेरे कितने सही होंगे, कौन से सही होंगे। राइट, राइट, दैट वाज फर्स्ट। सेकंड इज कि ऐसे पेपर में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरे लिए टफ है पेपर, तो सबके लिए टफ है पेपर। आई थिंक कि जिनका पहला अटेम्प्ट था उनके लिए इट वाज मोर ऑफ अ शॉक फैक्टर। जिन्होंने 23 का पेपर दिया है, उसको झेला है, हम्म, उसके लिए रिलेटिवली कम था ऑफ अ शॉक, बिकॉज दे हैव फेल्ट दैट प्रीवियसली एंड दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट। तो दे राइट, नो कि इसको हैंडल कैसे करना है, और उस टाइम कट ऑफ कितना कम गया था, तो वी स्टिल हैव अ चांस। हम्म, ये दूसरा थॉट था मेरा। और तीसरा थॉट ये था कि ऐसे तो नहीं हो सकता है कि यूपीएससी क्लू ना छोड़े चीजों का। राइट। अ, ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें देर वर क्लूज, आपको बस ढूंढना था उन्हें। अ, मतलब इफ यू अलाउ मी, मैं 2-3 क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस अगर आप चाहे तो डिस्कस कर सकते हो, जो बहुत टफ थे ऐसे देखा जाए तो। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जैसे जी आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन था जैसे 20th हिस्ट्री का, ये आप जो भी बताओ मैं ओपन कर दूंगा इसमें। ठीक है ठीक है। मतलब एक अब हाली हली लस्से का, हलीसा लस्से का क्वेश्चन था फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का। हम्म, आई थिंक 16th क्वेश्चन या इसी के पीछे या आगे कहीं होगा। हाँ राइट, 16 क्वेश्चन, यस। तो ये वाला, हलीसा लस राइट राइट राइट, तो हलीसा लस्से में बहुत लोगों ने ये सोचा होगा कि यार ये तो मतलब बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, या ये तो मैंने सुना ही नहीं है कभी। बट जिसने थोड़ा भी दिमाग लगा के लस्य वर्ड को
आइडेंटिफाई कर लिया, वो क्लियरली आंसर कर सकता था क्वेश्चन को कि लस्य इज अ वर्ड विच इज यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू डांस, तो उससे आप अटेम्प्ट कर सकते थे। दूसरा एक वो मलिक मोहम्मद, वो जो जयपुर अतरौली घराने का क्वेश्चन था, हराना वाला। राइट, उसको आप बिल्कुल solve कर सकते थे। कैसे? एक सेकंड, एक ये आपकी, भी क्वेश्चन है वैसे तो 11th नंबर का समझने की। हाँ आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, आप फिर से एक बार डिस्कस कर सकते हैं ये मल्लिकार्जुन मंसूर वाला। जी। आ, तो जैसे मल्लिकार्जुन मंसूर का क्वेश्चन था, अगर ऑप्शंस आप देखोगे उसमें, हम्म। तो उसमें उन्होंने दिया है आगरा घराना, ग्वालियर घराना, पटियाला घराना और जयपुर अतरौली घराना। जी। अगर उन्हें देना होता तो वो जयपुर घराना भी दे सकते थे, हाँ। बट जयपुर अतरौली घराना लिखने की क्या जरूरत है? हाँ राइट। तो दीज आर सम थिंग्स जो आपको, अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपका, हम्म। तो आपकी सही हो सकती है। हम्म। अलॉन्ग विद दैट देयर वर क्वेश्चंस, आई नो कि बहुत ज्यादा लेंदी पेपर था, हम्म। लेकिन अगर आप आपका कंपोजर रखे, एथिक्स के क्वेश्चंस आसान थे। हम्म। कुछ जो लोग बोल रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन बेस्ड बहुत क्वेश्चंस थे, आई थिंक दे वर न्यू बट दे वर नॉट टफ। राइट। हम्म। अगर आप उन्हें कॉम्प्रिहेंशन की तरह सॉल्व करने की कोशिश करते तो यू कुड हैव डन इट इजीली। हम्म। इतने आसान सवाल थे, मे बी द थीम वाज वेरी डिफरेंट, द टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग वाज डिफरेंट। राइट। इससे लोग थोड़ा डर गए होंगे, बट द क्वेश्चंस वर रिलेटिवली इजियर। जो वैसे इंटरप्रिटेशनल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, यस बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत टफ भी थे, राइट। बट फॉर हाँ एग्जाम्पल, आप। जैसे जैसे ये क्वेश्चन था हमारा 82 वाला, ओके। पॉलिटी का। तो जब मतलब अ, मतलब पीपल आर सेइंग कि पॉलिटी से टफ क्वेश्चंस आए हैं, बट व्हेन वी से 82 वाला क्वेश्चन, दैट वाज क्लियरली, मतलब ये तो थीम है हमारी, 100% सर। और शेड्यूल 6 के ऊपर थीम है। हाँ बस ये चेंज किया है इन लोगों ने, ये दिस वन ऑप्शन। ऑप्शनिंग का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है, हाँ। वही है। लेकिन सर एट द एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सबके लिए चेंज हुआ है। हम्म। एंड अगर मैं पैनिक ना करूं, हम्म। मैं शांति से बस उनको पढ़ लूं, रादर हम्म। देन थिंकिंग कि यार अब पेपर डिफिकल्ट आ गया, मेरी पूरी मेहनत वेस्ट हो गई, हम्म। आ, तो नहीं ही होना। यस इट वाज एन absurd पेपर, बट दिस इज व्हाट इज द रियलिटी। ये पेपर आ चुका है, अब हम क्या कर सकते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? हमें तो लड़ना ही है। हम चले जा चुके हैं वॉर के अंदर। अब हम्म। वॉर में जाने के बाद इफ यू थिंक यार ये तो मेरे सारे सरकमस्टांसेस मेरे अगेंस्ट खड़े कर दिए है, तो मुझे राइट। नहीं लड़ना, इससे तो आप हारने ही वाले हो। बट इफ यू डिसाइड कि नहीं, मैं वेपन उठाता हूँ, मैं अपना दिमाग यूज करता हूँ, देन देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप जीत सकते हो वॉर। सो आपने ये वाले भी अटेम्प्ट आई एम श्योर किए होंगे, 79, ये जितने भी वो थे, केस स्टडी वाले थे। बिल्कुल सर, यस। सो हाउ हाउ डिड यू फील, बिकॉज यहाँ पे माइंडसेट का फर्क बहुत आता है। अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स डेफिनेटली, क्योंकि वो एक कन्वेंशनल चीज थी, प्रीलिम्स का पेपर था, पॉलिटी में अपना जनरल क्वेश्चन चल रहा था, बट इट वाज शॉक टू सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड हाउ डिड यू मेंटेन, मतलब आपको लगा कि यार इसको करना चाहिए, या फिर मेरे पास टाइम कम है मैं आगे बढ़ूं? सर एक्चुअली पूरे पेपर में, अगर मतलब आयरॉनिकली अगर मैं बताऊँ, तो ये तीन क्वेश्चन थे जो मुझे लगे कि सबसे आसान है। हाँ। और राइट। दिस इज बिकॉज मैंने मेंस दिया है। एग्जैक्टली। बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि इट वाज वेरी अनफेयर टू द पीपल जिनका पहला अटेम्प्ट था, हम्म। हम्म। बिकॉज दे वर डेफिनेटली एट डिसएडवांटेज। राइट। तो आई वॉज वेरी हैप्पी सीइंग these questions सर। राइट। इनफैक्ट जिस स्टूडेंट ने, जिसका पहला अटेम्प्ट भी है, जिसने मेंस रेडी कर लिया होगा, जिसने एथिक्स पढ़ लिया होगा, आई थिंक वो भी डुएबल था। 100% सर। एंड मतलब आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं तो यही बताना चाहूंगा कि आपको आपका पहला प्रीलिम्स तभी देना चाहिए जब आप मेंस रेडी हो। राइट। बिकॉज जिस लेवल के पेपर आजकल यूपीएससी निकाल रहा है, जिस मतलब इट इज absurd, और काफी लक बेस्ड है। मैं ये भी बता दूं कि पेपर से बाहर आने के बाद मेरा पहला रिएक्शन था कि आई डू नॉट नो इफ आई एम गोइंग टू क्लियर इट और नॉट। हम्म। हम्म। तो इट वाज जेन्युइनली लक बेस्ड कि मैंने जो प्रोबेबली इंटेलिजेंट गेसेस लिए हैं वो मेरे फेवर में चले गए। तो अभी मुझे लग रहा है कि मेरा हो जाएगा क्लियर, जितना मैंने आंसर की से देखा है।
बट यस इट वाज अ पेपर जिसमें आप कॉन्फिडेंट तो नहीं हो सकते हो कि मेरा क्लियर होने वाला है। राइट, राइट। तो जब आपका क्लियर हो जाए और आप मेंस रेडी ना रहो तब और भी बुरा लगता है, बिल्कुल। तो और ज्यादा बुरा लगता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर मेंस रेडी बिफोर गिविंग योर फर्स्ट प्रीलिम्स। राइट, राइट, राइट। नो, वेरी वेल सेड। एंड ये आप अपने एक्सपीरियंस से भी बोल रहे हो, और वो प्रूवन है, आपके जर्नी में भी दिख रहा है, प्रूवन है, एंड देन लॉट ऑफ पीपल दे हैव सेड इट। और वो दिख भी रहा है एप्लीकेशन इसका प्रीलिम्स में भी। सो बिल्कुल सर बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, हर्ष, जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे, यू नो, लंबे, इतने, एक तो लंबा था काफी ज्यादा, बट अगेन सागरमाला। सो अगेन यहाँ पर इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द इनिशिएटिव, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द स्कीम। अगेन यहाँ पर इसकी इफेक्टिवनेस और वैलिडेशन की बात कर रहा है। सो अगेन व्हाट वाज योर टेक, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लगभग सात सेवन सेवन डिफरेंट क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड आउट ऑफ 100। सो इसको कैसे डील किया आपने, कैसे सॉल्व किया? सर मैंने ऐसे समझा कि मुझे रादर देन सीइंग इट एज अ जीएस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन इट इज अ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। हम्म। ये कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन जिसमें रादर देन गिविंग मी थ्री पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ देने के मुझे तीन कि मैं कॉम्प्रिहेंड कितना अच्छे से कर पा रहा हूँ उन स्टेटमेंट्स को। जैसे अगर हम पढ़े यहीं पे कि सागरमाला सीक्स टू अचीव पोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी बंदा जिसने ठीक से पढ़ाई की है एक डिसेंट लेवल की उसे पता है कि पहला स्टेटमेंट सही है। हम्म। ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट वाज द सक्सेस ऑफ सागरमाला इज रिफ्लेक्टेड इन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन कोस्टल एंड इनलैंड वाटरवे शिपिंग along with improved global port rankings. हम्म। दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज अ वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट कि राइट। यार सेकेंड स्टेटमेंट से दिखता है कि पहली स्टेटमेंट में जो हम सोच रहे हैं वो वो मतलब उसका अगर सक्सेस हमें जज करना है तो वो राइट। सेकेंड स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट ये था कि सागरमाला 2.0 एम्स टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल मैरीटाइम इनोवेशन हब अलाइंड विद आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत 2047 विजन्स। राइट। तो हमें बस ये समझना था कि तीनों का सीक्वेंस क्या है जिसमें हम्म। अगेन इंग्लिश ही चेक हो रही है बिकॉज द स्टेटमेंट्स वर वेरी जेनेरिक। हम्म। हम्म। और उसके बाद आपको बस शांति से एट द एंड व्हाट आई फील इज कि जब हम पेपर में नई चीजें देखते हैं तो हम डर जाते हैं हम्म। हम्म। बिकॉज वी एक्सपेक्ट कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसी लाइंस पे यूपीएससी चलेगा बस बट दैट हैज नेवर बीन द केस विद यूपीएससी। हम्म। वो हमेशा अपनी एग्जाम को एक उस लेवल पे पहुंचा के रखना चाहता है जिससे इट फील्स दैट इट इज एन अनक्रैकेबल एग्जाम। राइट, तो राइट, हम अगर रिजिड एटीट्यूड लेके जाएंगे पेपर्स में तो उस वजह से ही फिर हम डरेंगे। दिस वाज नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन। राइट। हम्म। इट वाज जस्ट चेकिंग योर इंग्लिश योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल। हम्म। इसमें आपका कोई नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा था। इट वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन बट आपको बस आपका इंग्लिश लगा के वहां पे कि एक चीज दूसरे चीज को मतलब वो वैलिडेट कर रही है या नहीं कर रही है वो आपको सोचना था बस। राइट। तो आई फेल्ट कि जो डर गया वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया होगा या उसने उस क्वेश्चन को बड़ा देख के छोड़ दिया होगा। हम्म। बट आई फील इट वाज समथिंग व्हिच वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। कभी कभी ऐसे, हर्ष, आपके साथ भी होता है जैसे, मे बी इन द फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में हमें वियर्ड लगे, बहुत डिफरेंट लगे, बट लेकिन जैसे हम एग्जाम हॉल के बाहर निकले, एक दो दिन गुजर गया, बीत गया, देन वी सी क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस, तो फिर लगता है यार था डुएबल, मतलब सर ये तो अभी भी लगता है मतलब ऐसे नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में अभी भी यही लगता है पेपर बिकॉज एट द एंड सर आई फील कि हमें डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है हम्म। बिटवीन दोस 2 आवर्स जिसमें आप बहुत प्रेशर के अंडर एक पेपर देते हो। हम्म। हम्म। हर बच्चे ने अपने प्रिपरेशन में 30-40 मॉक टेस्ट दी होगी हम्म। बट मतलब कोई ये नहीं बोलेगा कि उन 30-40 मॉक टेस्ट में जो वो फील कर रहा था और जो वो पेपर के दिन फील कर रहा था उसमें अंतर नहीं था। यू आर वेरी एंक्शियस। पूरे आपकी एक साल की मेहनत टेस्ट हो रही है उस 2 घंटे में। तो राइट। इट इज बाउंड कि आपके दिमाग में प्रेशर हो एंजाइटी हो एंड जब आप उन चीज़ों को फेस करते हो तो सिली मिस्टेक्स होना ये मतलब स्वाभाविक है बहुत ज़्यादा। बट राइट। एट द एंड वही है कि आप कितना कम सिली मिस्टेक करते हो हम्म। यही डिफाइन करता है कि आप इफ यू विल विन दिस बैटल और नॉट। एट द एंड इट इज ऑल अबाउट कि आप आसान सवाल आइडेंटिफाई करके क्या उन्हें
कंपोजर से सॉल्व कर पाते हो, राइट। बिकॉज आई फील कि कट ऑफ वही होगा जो आसान सवाल इंटू टू, दिस व्हाट आई फील द कट ऑफ वुड बी। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आपको लगता है, मतलब कट ऑफ व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड? सर मैंने कल एक्चुअली आने के बाद तो थोड़ा मेरा खुद का देखा था, बट कल मैंने अच्छे से वापस एनालाइज किया एंड आई फेल्ट कि देर वर 38-39 क्वेश्चंस जो आसानी से सॉल्व किए जा सकते किया थे। जा सकता तो है। आई फील कि 78 80 के 80 82 के ऊपर तो नहीं जाना चाहिए कट ऑफ, इज व्हाट आई फील। वही 78 to 82 वाला रेंज है लगभग। दैट इज व्हाट आई फील, यस सर, 80 +-2। हाँ, 80 + -2, राइट। ठीक है। दो दो लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपके प्री ओरिएंटेड। एक तो यस। नंबर वन कि व्हाट मिस्टेक्स यू डिड इन योर फोर्थ अटेम्प्ट, जहां पर आपका प्री नहीं हो पाया था। थर्ड अटेम्प्ट में। थर्ड अटेम्प्ट में जी। लगातार आप कर रहे थे, बट वहां क्या हो पाया, देन हाउ डिड यू बाउंस बैक? सर मेरा थर्ड अटेम्प्ट, एक जो प्राइमरी चीज़ है जिसकी वजह से नहीं हुआ वाज बिकॉज मेरा सेकंड अटेम्प्ट में मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि आई विल गेट थ्रू, एंड जब वो नहीं हुआ तो मेंटली आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड कि ओके। कैसे नहीं हुआ। आई पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क थ्रू आउट दैट अटेम्प्ट एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अ रैंक बेसिकली। बट जब वो नहीं हुआ and उसके बाद कुछ ही दिनों में था पेपर। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी या मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, बट आई डिड नॉट गिव माई सेल्फ सम टाइम टू रिकवर फ्रॉम दैट शॉक। तो I was not in a very good state और इस वजह से मतलब I would say that it was one of the worst papers that I have ever attempted, including mocks, everything। ओह। ओके। मतलब बहुत ज़्यादा खराब। ओके। तो आई वुड से दैट एट मतलब मुझे बिल्कुल लगता है कि प्रीलिम्स इज अ वेरी मेंटल गेम। आफ्टर अ पॉइंट आपका भी बहुत ज़्यादा मिलती है उस चीज़ में, अ, उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा इन रिटेंशन एंड इन कॉन्फिडेंटली आंसरिंग योर क्वेश्चंस। राइट। प्रीलिम्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव जॉइंड इन, इस फेज से कैसे बाहर निकलें? मतलब समझ में नहीं आ रहा है पेपर, बहुत लोग फर्स्ट अटेम्प्ट के हैं, लग रहा है कि बहुत पढ़ाई की थी, नहीं हो पाया, यूपीएससी अनफेयर है, कैसे इनसे बाहर निकलें? एंड देन वी स्टार्ट फोकसिंग आइदर ऑन मेंस और 27। टफ है, मतलब टफ है कि एंड अनफेयर भी है। आई 100% अग्री कि सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और उस मेहनत को टेस्ट नहीं किया गया, तो अनफेयर है। बट एट द एंड हमें यही समझना है कि यही रियलिटी है कि प्रीलिम्स का पेपर एंड मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि 21 में आप देख लो, 23 में आप देख लो एंड नाउ 26 में आप देख लो, इट हैज बीन अ पैटर्न कि यूपीएससी कीप्स ऑन चेंजिंग थिंग्स। राइट। तो पहली बात तो हमें ये सोचना ही नहीं है कि यूपीएससी इज एन एग्जाम जो बाकी एग्जाम्स की तरह बहुत प्रेडिक्टेबल है। अगर आप एक्सेप्ट कर लो कि यूपीएससी प्रीलिम्स स्पेशली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेंस, मेंस इज द मोस्ट प्रिडिक्टेबल एग्जाम एंड मेंस में आप जितना मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि हार्ड वर्क नहीं काम आता है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है इस अटेम्प्ट से। मेंस में आप जितना ज्यादा हार्ड वर्क करोगे उतने ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे आपके। बिल्कुल, यस। डायरेक्टली कोरिलेटेड है हार्ड वर्क और मार्क्स इन द मेंस। राइट। तो मेंस के लिए तो मेहनत करनी ही है, अगले प्रीलिम्स के पहले हमें मेंस से रेडी होना ही है, ये पहला हमारा टेक अवे होना चाहिए। दूसरी बात जो मैंने एक्चुअली पहले बोलनी चाहिए थी इस कि थोड़ा सा टाइम रिकवरी के लिए दो। ये जो शॉक आपको लगा होगा, जो बुरा फील हो रहा होगा, लेट इट सिंक इन, एक्सेप्ट दोज थॉट्स एंड खुद को थोड़ा सा आई वुड से कि खराब मत फील करो, तुमने मेहनत करी है बहुत ज्यादा। इट इज जस्ट कि पेपर ऐसा आ गया और यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। यू आर नॉट प्रिपेयर्ड नॉट इन अ नॉलेज सेंस बट इन प्रोबेबली द एक्सुबरेंस एंड मेंटल पार्ट ऑफ इट। तो राइट। इसी वजह से नहीं हुआ है। तीसरी बात ये मैं बोलना चाहूंगा कि इस पेपर को देख के आई डोंट नो बहुत सारे
लोग प्रोबेबली ये सोचने लग जाए कि क्या मुझे अपने सोर्सेस चेंज करने पड़ेंगे, क्या मुझे अपनी पूरी पढ़ाई की टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि वो करना चाहिए बिल्कुल भी। आ, एब्सोल्युटली यस। हमारा फोकस जो है वो एग्जैक्टली exactly हम जो चीज कर रहे हैं उसी पे होना चाहिए। बस मेंटल साइड पे हमें अपनी हम्म। कोई भी अनप्रेडिक्टेबल चीज को फेस ब्रेवली कर पाए। एट द एंड सिविल सर्विसेज में आप जाओगे, उसके बाद भी सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट दैट, हम्म। कि आप एडवर्सिटी को कितना अच्छे से टैकल कर पाते हो। तो थिंक ऑफ दिस एज समथिंग विच इज अ प्रीकर्सर टू इट। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है दैट अगले बार कुछ भी फेंक दे वो आपके सामने, आप डरो नहीं, और बस अच्छे से आपकी एबिलिटी के हिसाब से सॉल्व करके आओ पेपर। तो राइट। दिस इज व्हाट आई वुड से। Right, right, right. When I spoke to Abhijit, when I first met him just after the results, I think उस टाइम पे मैंने बात की थी आपसे भी. जी सर, जी सर। तो when I spoke to Abhijit, he said कि मैंने हर्ष भैया के मतलब he was like कि तो फिर मैंने एक बात बोली थी अभिजीत को कि अभिजीत कि आपको पता है कि हर्ष को 3 अटेम्प्ट क्यों लग गए? तो उसने बोला क्यों? तो मैंने कहा इसलिए लगे क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मा चाहता था कि वो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करा दे। नहीं सर, ही इज वेरी स्मार्ट। वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है उसकी, मतलब वो इंटेलिजेंट है बहुत ज्यादा ही, हम लोगों से, नॉर्मल लोगों से। हाँ, ये डेफिनेटली ही हैज, आई मीन ही हैज क्रैक्ड फ्यू वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सारे ही एग्जामिनेशन सारे ही इज में। वेरी स्मार्ट। हाँ। एब्सोल्युटली, मतलब बाकी लोगों का तो, सब लोगों का सपोर्टिव रोल होता है। मेरा तो रूममेट है, उसकी वजह से मेरा निकला है, मेरी वजह से उसका निकला है, इज व्हाट आई वुड से। ऐसा कुछ नहीं है कि सो नाउ आई वुड लाइक टू जंप टुवर्ड मेंस प्रिपरेशन कि देर आर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 2027 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं एंड देन देर आर पीपल प्रिपेयरिंग लाइक गिवन 2026 एंड दे आर इन डायलेमा। सो जी। एक तो ये डायलेमा, मतलब वो स्टार्ट प्रिपरेशन करें अभी मेंस की, एक वो क्वेश्चन है। उसके बाद फिर एक अप्रोच क्या होनी चाहिए 2027 के लिए, 2000 मतलब मेंस की। सर मुझे ये लगता है कि अगर आपके 75 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी, और उसके बाद फिर आप आपका मार्क्स रिड्यूस कर लो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन विगरसली। हम्म। बिकॉज वी ओनली हैव 87 days फ्रॉम 86 एक्चुअली फ्रॉम टुमारो। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अगर आपका पहला या पहला मेंस है बेसिकली, तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हार्ड ग्राइंड। हम्म। हम्म। एंड अगर आप नहीं ग्राइंड करोगे तो मेंस में मार्क्स नहीं आएंगे, बिकॉज आई वुड अगेन लाइक टू टेल कि मेंस में हार्ड वर्क इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू योर मार्क्स। आई राइट। वुड गिव यू एन एग्जांपल प्रोबेबली कि 2023 में एथिक्स में और जीएस टू में मैंने बहुत मेहनत, हम्म। मेरे को एथिक्स में 122 मार्क्स थे, जीएस टू में भी मुझे 114 मार्क्स थे। ओके। uh, तो आई गॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि जीएस फोर तो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम्म। एंड 2025 के अटेम्प्ट में जिसमें मेरा रैंक आया है अभी, आई डिड नॉट फोकस अ लॉट ऑन जीएस फोर कि ये तो मुझे आता ही है, अच्छा। तो ये तो मैं कर ही लूंगा। ओ। एंड जीएस फोर में मेरे 122 से 106 मार्क्स हुए, ओ। ओके। टोटली बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट, बिकॉज आई डिड नॉट वर्क हार्ड। सो आई वुड टेल एवरीवन जिनके 75 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं कि स्टार्ट डूइंग योर मेंस प्रिपरेशंस विगरसली, बिकॉज दिन बहुत कम है एंड यू हैव टू compete विद पीपल जिनका रैंक आया है, जिन्होंने पहले इंटरव्यू दिया है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा अनफेयर है। इट इज़ काइंड ऑफ अनफेयर कि यार एक रैंक देने वाला, जिसका रैंक आया है, जिसने 4 बार मेंस दिया है, वो और एक फर्स्ट टाइम मेंस देने वाला बच्चा साथ में compete कर रहे हैं। तो जो पहली बार दे रहा है उनको तो बहुत ज़्यादा विगरसली पढ़ना पड़ेगा। सेकेंडली विद पीपल जो अनफॉर्चुनेटली नहीं क्लियर कर पाएंगे, आई वुड से कि थोड़ा सा आप ब्रेक। रिकवर कर कीजिए। इट टेक्स, मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग मेंटल फ्रेमवर्क होता है, तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिए जितना आपको सूटेबल लगे। बट उसके बाद देन यू शुड स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन। डेफिनेटली मेंस का प्रिपरेशन ही करना है
at least till January. राइट। मेरे पास हर्ष कुछ कॉपीज हैं आपकी, आपने फोरम में लिखी हुई थी। Okay. मेरे पास कुछ कॉपीज हैं, मैं आपको वो अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो जी जी जी। एज वी डिस्कस्ड, हम लोग जब व्हाट्सएप पे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कुछ कुछ नहीं, बहुत बड़ा एक डाउट रहता है अबाउट द आंसर राइटिंग। So if someone has to start, like somebody has never done it, he or she have read the content syllabus, MCQs किया हुआ है, but never actually started writing answer. So what should be the step 1, 2, 3 to start writing answer? तो पहला स्टेप ये है कि आपको शुरुआत करनी है। बिना आंसर राइटिंग की शुरुआत किए कुछ होगा ही नहीं। मतलब यू वोंट बी एबल टू जज कि आप लिख कैसे रहे हो। पहला पॉइंट है दैट यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। दूसरा पॉइंट है कि आप पीवाईक्यू लिखोगे, और पीवाईक्यू लिखने में आपको स्लॉट्स बनाने हैं बेसिकली, स्टार्टिंग फ्रॉम हाफ एंड आवर। हाफ एंड आवर में आपको 50 मार्क्स का लिखना है। Okay. उसके बाद 1 आवर, 1 आवर में आपको 100 मार्क्स का लिखना है। Okay. 80, 90 to 100 मार्क्स। उसके बाद 1.5 आवर, उसमें आधा पेपर लिखना है। एंड ऐसे 3 आवर्स तक आपको पुश करना है। धीरे 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 होगा ये, बट कंसिस्टेंटली अगर आप इस चीज को करोगे तो इट विल गिव यू द मैक्सिमम बेनिफिट। तीसरी चीज कि आप आंसर लिखना कैसे है। तो लिखना ऐसे है कि कोई भी आप अगर एक एग्जाम, इसमें भी आपको एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव देखना है, बिकॉज ही इज द वन जो आपको मार्क्स देने वाला है। Right. ओके। तो एग्जामिनर को क्या पसंद है कि उसे चेक करना ना पड़े खुद की कॉपी। Right. मतलब तुम्हारी कॉपी चेक करने में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस। अगर आप एग्जामिनर को ईज ला दोगे इन चेकिंग योर आंसर्स, तो ही विल गिव यू मोर मार्क्स। Exactly. अब हमें ईज कैसे लाना है। तो ईज ऐसे लाना है कि हमारे आंसर को हमें डिवाइड करना है। आई थिंक कि सबको ये पता होगा कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन ये लिखना होता है। एंड लिखना चाहिए, इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, बॉडी लिखनी चाहिए, और कंक्लूजन एक लिखना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें व्हाट आई फील हैज वर्कड इज कि क्वेश्चन देख के अगर आप ये जज कर पाओ, एंड प्रोबेबली ये टेस्ट सीरीज में वर्क नहीं करेगा क्लासेस वालों की, बट ये यूपीएससी में वर्क करता है, बिकॉज देर इज सम रीजन जिस वजह से वो क्वेश्चन उस साल आया है। अगर आप उस रीजन को कैच कर पाओ और उस रीजन को आप इंट्रोडक्शन में लिख दो कि Right. व्हाई इज दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और व्हाई हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड टू मी, उसका करंट रेलेवेंस अगर आप ऊपर लिख दो, तो आपका पहला इंप्रेशन इज अमेजिंग। एंड लोग ऐसा बोलते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन में 4 अलग अलग स्टाइल के इंट्रोडक्शंस होने चाहिए। आई डू नॉट फील सो। आई फील करंट रेलेवेंस वाले इंट्रोडक्शंस आर द बेस्ट इंट्रोडक्शंस। जितने इंट्रोडक्शंस में आप करंट रेलेवेंस डाल सकते हो, उतने इंट्रोडक्शंस में आप डाल दीजिए। ठीक है। दूसरी बात है कि क्वेश्चन एग्जामिनर ने कोई पूछा है तो हमें उसे ही आंसर करना है। द प्रॉब्लम इज बिकॉज एक टाइम का रश भी होता है, तो लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते नहीं है, और अगर अच्छे से पढ़ भी लिया तो कॉम्प्रीहेंड करने में गलत हो जाता है। कभी कभी यूपीएससी पहली स्टेटमेंट पूछता है, 2 स्टेटमेंट दे देता है, और यूपीएससी बोलता है कि आपको पहली स्टेटमेंट को डिस्कस करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेकंड पार्ट। कभी बोलता है पहली स्टेटमेंट को कॉन्टेक्स्ट में रख के दूसरी स्टेटमेंट को इलैबोरेट करना है। Right. तो हमें बेसिकली क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। और इस चीज के लिए सबसे आसान है कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे व्हाई, व्हाट, हाउ, डिस्कस, इलैबोरेट, किस चीज को डिस्कस करना है, इनको आप सर्कल कर दो। और जितने सर्कल्स आपके क्वेश्चन में होंगे, उतने डिविजन्स करने हैं आपको आपके आंसर में। Right. तो आपका आंसर शुड बी डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ये दूसरा पार्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पार्ट है कंक्लूजन, जिसमें आप एक अच्छा सा वे फॉरवर्ड दो जिससे ऐसा लगे कि यार यस, दिस पर्सन इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग द क्वेश्चन, ही इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड।
उसके बाद वैल्यू एडिशन की बातें अगर करनी है, आई थिंक कि बहुत मटेरियल है, बट मेरे हिसाब से जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है अबाउट यूपीएससी का एग्जाम, अगर जो 79 क्वेश्चंस आते हैं जीएस में, आई एम टॉकिंग अबाउट जीएस, हम्म, उसमें अगर आप हर क्वेश्चन की डिमांड समझ के जितने क्वेश्चंस पूछे हैं उतने को अच्छे से लिख के बिना टाइम स्ट्रेच के अगर आप लिख देते हो विद अ वेरी मिनिमलिस्टिक वैल्यू एडिशन, जो लोग बोलते हैं कि हर चीज में एग्जाम्पल लिखना है, हर चीज में डेटा लिखना है, हर चीज में केस स्टडी लिखना है, अच्छी बात है। बट आप वो नहीं भी करके बस ये कर देते हो कि आपने उन्होंने जो पूछा है वो सारे क्वेश्चंस में इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। बिकॉज प्रॉब्लम ये होता है कि हर पेपर में हम दो तीन सवाल ऐसे हो जाते हैं कि उन्होंने पूछा कुछ और है, हम लिख कुछ और देते हैं। राइट राइट। आई अश्योर यू कि अगर आप ये 79 क्वेश्चंस में कर पाते हो विथ नॉट अ वेरी ग्रेट कंटेंट, एक डिसेंट लेवल ऑफ कंटेंट लिखा है आपने, तो आपकी 420 से 430 मार्क्स आ जाएंगे जीएस में। दिस इज अ गारंटी। मेरे इस बार 435 मार्क्स है, राइट, 432 या 435 कुछ है। ओके। और मैं बता रहा हूँ कि देर आर एटलीस्ट 6 से नहीं लिखे, हम्म एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरे एथिक्स में 122 से 106 नंबर हो गए। हम्म सो ट्रस्ट मी विद दिस कि अगर आप आपकी प्रोसेस सही रखते हो, और टाइम एक बहुत ज्यादा की फैक्टर है जिसको हम बहुत इग्नोर करते हैं। मैं एक ही चीज लास्ट बोलना चाहूंगा बस, कि जब लोग आंसर राइटिंग करते हैं, बहुत मैंने ऐसे देखा है बच्चों को करते हुए कि वो पहले 4 घंटा लेके पेपर लिखते हैं, 4.5 घंटे लेके पेपर लिखते हैं, 5 घंटे लेके पेपर लिखते हैं, एंड जस्टिफिकेशन ये होता है कि हमें अपना कंटेंट बेटर करना है, राइट मुझे क्वालिटी ऑफ द आंसर बेटर करनी है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट राइटिंग क्वालिटी आंसर। आपको टेस्ट किस चीज के लिए किया जा रहा है कि क्या आप बहुत कम टाइम में 20 अलग अलग चीजों पे थोड़ा सा दिमाग लगा के एंड आपका एक्सुबरेंस दिखा के वो पूरे 20 सवाल जो पूछा है वो अटेम्प्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हम्म मेंस के क्वेश्चंस कभी टफ नहीं होते हैं। अगर आपको मैं 6 घंटे दे दूं वही आंसर लिखने के लिए, सब लोग अच्छा आंसर लिखेंगे। हम्म, बट द चैलेंज हियर इज कि 3 घंटे में आपको लिखना है वो चीज। तो मुझे ऐसे लगता है कि स्टार्टिंग से ही आपको मैक्सिमम 10% एक्स्ट्रा टाइम लेके ही चलना चाहिए। उससे ज्यादा टाइम लेके आंसर राइटिंग करना विद द पर्पस कि आपको कंटेंट बेटर करना है इज नॉट द राइट अप्रोच। उसके लिए राइट आप आपकी नोट्स अच्छी बनाओ, नोट्स बनाने पे टाइम दो, बट व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स, टाइम क्रंच आप खुद को नहीं दोगे तो यू वुड बी इन अ मिथिकल लैंड जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा आंसर्स लिख रहा हूँ, एंड एट द एंड द प्रॉब्लम जो सबको सेम होता है इस कि एक्चुअल पेपर में आपके पास टाइम नहीं रहेगा और आप कुछ भी लिख के आओगे एंड यू वोंट गेट मार्क्स। राइट राइट राइट। ये आपकी मेंस की कॉपी पड़ी हुई है मेरे सामने। जी सर। जैसे ये हमारा GS1 की है, ज्योग्राफी की। सो आप फॉर एग्जांपल जैसे अभी अपने नोट्स के बारे में बात की, सो इस आंसर जो आपने लिखा है, सूटेबल कंडीशन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, इस आंसर में से कितना पोर्शन आपके नोट्स में है? लाइक ये पूरा ये डायग्राम वगैरह, क्योंकि आपके आई थिंक इम्प्रेशन ऑफ दीज आंसर आई कैन सी कि आपके नोट्स अच्छे होंगे ऐसे। सर एक्चुअली जीएस 1 अगर हम देखें तो सोसाइटी छोड़ के हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जो है वो काफी स्टैटिक है, हम्म एंड उसमें आई पर्सनली यूज द सेम नोट्स जो मैं प्रीलिम्स में यूज करता ठीक है। हूँ, बिकॉज वो काफी एक्सटेंसिव होती है। हम्म एंड उससे अगर मैं अप्लाई कर दूं अपने मेंस के आंसर्स में तो आई वुड राइट वेरी गुड आंसर्स। ये मेरा 2023 का कॉपी है, ओके। सॉरी मैं आपको अपनी 2025 की कॉपी शेयर नहीं कर पाया, मैं हाँ बाहर था थोड़ा, बट आई विल डेफिनेटली शेयर यू माई कॉपीज ठीक है 2025 की। ठीक है। बट आई वुड जस्ट से कि ये तो स्टैटिक है काफी, हम्म एंड ये तो आपके नोट्स में होना ही चाहिए। जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये हम मेंस में पढ़ते हैं, उसकी राइट सूटेबल प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, उसकी सूटेबल कंडीशंस क्या है, एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही लिखना है आपको। एग्जैक्टली। एक चीज, बिकॉज आपने ज्योग्राफी उठाया, मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि आई डोंट थिंक कि वैसे मतलब, बट जो
सोच रहे हैं कि वो मेंस देंगे इस साल, सबसे पहले उन्हें हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही अपनी आंसर राइटिंग चालू करनी चाहिए। हम्म। एंड व्हाई डू आई से इट, बिकॉज आप बहुत फ्रेश हो अभी फ्रॉम द प्रीलिम्स, जिसमें आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें याद की है। राइट। आपने इतने सारे बुक्स का नाम याद किया है, आपने इतनी सारी डिनेस्टीज का नाम याद किया है। एंड इन चीजों को अगर आप आपके आंसर्स में ला पाओगे तो इट वुड मेक अ ह्यूज डिफरेंस। राइट। और आप वो कैसे ला पाओगे, अगर आप तुरंत प्रीलिम्स के बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी के आंसर राइटिंग चालू कर देते हो। हम्म। उसके लिए आपको कुछ अलग से पढ़ना भी नहीं है, बिकॉज आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है। यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, पीवाईक्यू उठाओ और हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन सबसे पहले लिखना चालू करो। और उसके साथ साथ फिर आपको जो पढ़ना है बाकी दिन में वो आप पढ़िए। हम्म। हम्म। सो दिस इज माई वन सजेशन। ओके, ओके, ओके। नाउ I would request aspirants जो आप लोग जुड़े हुए हैं, you can raise your hand, you can directly ask questions from हर्ष, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। एक तो हर्ष अभी खुद पेपर दे के आए हैं प्रीलिम्स का, और एंड ही इज अ रैंकर एज वेल, सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन सो दैट सो हर्ष, एक क्वेश्चन है, एक स्मिता ने क्वेश्चन पूछा, हाउ टू मेक आंसर राइटिंग इफेक्टिव नोट्स बिकॉज वी एंड अप मेकिंग बल्की नोट्स, तो नोट्स के बारे आपका में। आवाज कम है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। या। हाँ। या। सो दो स्टूडेंट्स का लगभग सेम क्वेश्चन है कि नोट्स कैसे बनाएं, इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाएं आंसर राइटिंग के लिए। इफेक्टिव नोट्स के लिए आई वुड से कि अब एक्चुअली इफेक्टिव नोट्स बनाना जरूरी नहीं है इतना। आई नो थोड़ा अनपॉपुलर सी चीज बोल रहा हूँ, बट बिकॉज क्लासेस वालों ने इतनी मेहनत करी है नोट्स बनाने में, दैट 4 years बैक थोड़ा सा टफ था। आपको हम्म। खुद को बनाना पड़ता था सब कुछ। बट राइट। अभी आई फील कि बिकॉज ऑफ थिंग्स लाइक चैट जीपीटी, जनरेटिव एआई, राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट जो क्लासेस का मटेरियल है, आप कोई भी एक क्लास का मटेरियल उठा लो, हम्म। कोई भी एक, उसको बेस बनाओ। आई एम नॉट सेइंग दैट दैट इज द होली बाइबल। उसको बेस बनाओ और उसके ऊपर वैल्यू एडिशन के लिए आप जो भी चीज़ें पढ़ते हो, लाइक न्यूज़पेपर, या आप प्रोबेबली इंस्टाग्राम पे कोई अच्छी स्टोरी देख ली आपने, या फॉर एग्जांपल आपने चैट जीपीटी को पूछ लिया कि यार इस चीज़ के मुझे 4 एग्जांपल्स अच्छे से बता दो, उसको आपको इंटीग्रेट करना है इन दैट बेस मटेरियल। तो नोट्स हम इसीलिए बनाते हैं, मेरा मानना ये है कि नोट्स बनाने का सिंपल पर्पज ये होता है कि हमारा एक बेस मटेरियल हो। सॉरी। राइट, राइट, नहीं ठीक है, ठीक है, यू कैन कंटिन्यू। आवाज नहीं आ रहा है क्या? कमिंग, इस आ रहा आवाज आ रहा। हाँ, ओके। तो आपको बेस मटेरियल बेसिकली यू बना है आपका नोट्स, और उसके ऊपर जो वैल्यू एडिशन होते हैं वो आपको करना है। तो हम्म। रादर देन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन मेकिंग दैट बेस मटेरियल, आपको तो फायदा ही उठाना है जो लोगों ने इतनी मेहनत करी है उस चीज का। तो क्लासेस वालों के किसी के भी, जिस पे भी आपको ट्रस्ट है, उसके आप बेस मटेरियल उठा लो मेंस के लिए। और उसके ऊपर आपको हर, जो भी आप पॉइंटर पढ़ रहे हो, उसमें एक बार बस आप चैट जीपीटी पे जाओ और उसको पूछो कि इसके रिलेटेड मुझे 4-5 करंट अफेयर्स की चीजें बता दो, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। दूसरा, आप उसके एग्जांपल्स पूछ लो। तीसरा, आप उसके रिलेटेड आप कोई डायग्राम बना सकते हो, कोई मैप बना सकते हो, तो वो भी उसको पूछ लो। आपको बस स्मार्टली जो आपके पास टूल्स है उनको यूज करते आना चाहिए इन दिस वर्ल्ड। एंड द पीपल हु आर यूजिंग इट, व्हाई आर, मतलब पीपल being able are able to do या क्लियर यूपीएससी इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट दीज डेज, बिकॉज वो लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट है इन यूजिंग दीज टूल्स टू देयर एडवांटेज। राइट। तो आई वुड से कि आप बहुत ज्यादा टाइम मत स्पेंड करिए नोट्स बनाना। मे बी 4-5-10 साल पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आज वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आई नो इट माइट साउंड अनपॉपुलर, या मतलब आपको लगेगा कि नहीं यार नोट्स तो बनानी चाहिए। प्रोबेबली शॉर्ट नोट्स बना लो आप, जो आप लास्ट डे रिवीजन के लिए यूज करोगे।
बट बल्कि नोट्स बनाना खुद से समथिंग विच इज वेस्टिंग योर टाइम. Right, right. Okay, thank you. So we have got Sakshi. She has raised her hand. Sakshi, आप पूछ लिए अपना mic unmute करके. You can ask. Hello, am I audible, sir? Yes, yes, you're audible. Sir, मेरा ये हाँ, ये. क्वेश्चन. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. सर मेरा ये क्वेश्चन है ना कि मैं बिगिनर ही हूँ और 2027 में मुझे अटेम्प्ट देना है, तो मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं किया है प्रॉपरली तरीके से जैसा करना चाहिए. और सपोज मैं हिस्ट्री और पॉलिटी का 2 स्लॉट्स लेती हूँ, तो हिस्ट्री के 2 PYQ बनाती हूँ मेंस के, और 2 हिस्ट्री का, 2 पॉलिटी का. तो सर ये मतलब समझ नहीं आ रहा है कि वो इतना इनफ है कि और ज्यादा आंसर मुझे पर डे लिखना चाहिए. ओके, ठीक है. मैं बस एक चीज वापस क्लैरिफाई करना चाहूंगा. आप 2026 में अभी मेंस दे रही हो या 2027 का अटेम्प्ट देने वाली हो? तो 2027 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा. ओके, ठीक है, ठीक है. तो आई वुड से कि अभी राइटिंग 4 आंसर्स इज गुड. आपने बोला कि आप 2 हिस्ट्री और 2 पॉलिटी के आंसर्स लिख रही हो. इट इज गुड. मैं बस ये बोलूंगा कि जो आप 4 आंसर्स लिख रही हो उसमें आप 2 10 मार्कर लिखिए और 2 15 मार्कर लिखिए, सो दैट आप दोनों टाइप के आंसर्स लिखने में सफिशिएंटली कंफर्टेबल रहोगी. एंड धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया कि आपको 4 से 8 आंसर पे जाना है, 8 से 12 आंसर पे जाना है और 12 से 20 आंसर पे जाना है. तो ऐसे ऐसे आप अगर जनवरी तक भी 20 आंसर एक साथ लिखने की प्रैक्टिस कर लेती हो, विच इज अ फुल पेपर, तो यू विल बी वेरी गुड टू गो. ओके सर, थैंक यू सो मच सर. दो तीन क्वेश्चंस हैं आपके लिए. जैसे एक स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं कि हाउ सर कैन यू प्लीज प्रोवाइड अ रफ ब्लूप्रिंट टू बिकम मेंस रेडी इन दीज 8 months. ओके. तो सबसे पहले 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, जो बहुत हाई स्कोरिंग है, इज योर ऑप्शनल. हम्म. सो इन द नेक्स्ट 8 मंथ्स आपको ऑलमोस्ट आधा टाइम अपने ऑप्शनल पे देना चाहिए. हम्म. इट कैन बी डिवाइडेड एज एंड व्हेन यू वांट. आप पूरे 4 महीने ले लो या उसको आधा आधा दिन में डिवाइड कर लो रोज, फॉर 8 मंथ्स. डिपेंड्स ऑन यू. सेकेंड चीज इज GS4, because GS4 is something which has consistently been high scoring. हम्म. And तीसरा is GS2, because GS2 like GS4 has been very high scoring. इससे क्या होगा, आपका 1000 मार्क्स का मेंस का प्रिपरेशन हो जाएगा. ऐसे मैं ये बोलूंगा कि आपको एक बहुत ज़्यादा होलिस्टिक तरीके से करना है. कैसे करना है कि आपको बस एक शीट बनानी है. इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी डिजिटल, जिसमें आपको एरिया वाइज, कि आपने पॉलिटी में कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स देखे जो आपको लगे कि यार दिस इज समथिंग दैट आई कैन कोट इन माई ऐसे. आपने हिस्ट्री में कोई अच्छे एग्जाम्पल देखे. तो जो आप मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, ड्यूरिंग दैट आपको बस अवेयर रहना है अबाउट द फैक्ट कि मुझे एक ऐसे का पेपर भी देना है. और जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ो, कोई भी स्टोरी पढ़ो, कोई भी एनेक्डोट पढ़ो, किसी के बारे में कोई अच्छा कोट पढ़ो, कोई अच्छी चीज़ पढ़ो जो आपको लगे कि यार ये पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, उन चीज़ों को आप अलग से ऐसे के लिए नोट करते रहो. एंड इफ इट इज़ पॉसिबल, आप दिसंबर से फरवरी के बीच में 4 पेपर दीजिए ऐसे के. वाई आई एम सेइंग दिसंबर टू फरवरी इज बिकॉज कि दिसंबर तक आपका डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा. तो आपके पास ये एबिलिटी रहेगी कि आप अलग अलग तरीकों से एक ही चीज को सोच पाओ. Right. सो दिसंबर टू फरवरी आप 4 पेपर लिखो. एंड बाय 4 पेपर्स आई मीन कि आप एक साथ 2 ऐसे लिखिए. ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि एक बार में एक ऐसे लिखा और छोड़ दिया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जितने मैंने देखे जिनके एवरेज या कम नंबर आ रहे हैं एसेज में आजकल, इट इज बिकॉज कि वो पहला ऐसे बहुत अच्छा लिख लेते हैं लेकिन दूसरे ऐसे में वो थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाते हैं फ्रॉम द टॉपिक, बिकॉज हमें आदत नहीं होती है. हम्म. तो 2 2 ऐसे लिखिए. और प्रोबेबली अगर आप 3 4 टेस्ट दे देते हो तो 1250 मार्क्स के लिए यू आर रेडी. नाउ व्हाई डिड आई नॉट से GS1 ज़्यादा नहीं पढ़ना है? इसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पोर्शन सेम है.
प्रीलिम्स और मेंस का। राइट। तो आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी विच इज 175 मार्क्स इन योर GS1, इट इज अप्रोक्सीमेटली 175 मार्क्स प्लस सोसाइटी जो है वो 75 मार्क्स का आता है हर साल, दिस हैज बीन द पैटर्न। तो 175 मार्क्स आपका प्रीलिम्स के साथ ही प्रिपेयर हो जाएगा, और मेंस के बाद प्रीलिम्स के बाद तुरंत आपको उसके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस उसी से चालू करना है। तो दिस इज हाउ आई थिंक यू शुड प्रोसीड। और उसके बाद फिर जो बचे हैं, GS3 ऐसी चीज है जो बहुत डायनामिक है, जिसमें बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स है। अगर आपको करना भी है उसमें तो सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट आप कर लीजिए अच्छे से, और एग्रीकल्चर। बाकी सब्जेक्ट्स आपने नहीं किए, मेंस के जो 80-85 डेज है उसमें भी कर लिए अगर, तो भी इट इज ओके। राइट, एब्सोल्युटली। तो ये जो 8 महीने है वो आपको ऐसे 8-9 महीने जो है, आई थिंक जनवरी तक तो आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद 4 महीने आप ले लो प्रीलिम्स के लिए, दैट इज मोर देन इनफ। हम्म। अभी एक स्टूडेंट है, उन्होंने एक तो क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि हाउ टू डील करंट अफेयर फॉर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स, सीकिंग द वेटेज ऑफ करंट अफेयर इन प्री एग्जामिनेशंस। तो आई वुड से कि करंट अफेयर्स इज समथिंग जिसको मैंने अपने प्रिपरेशन में आज तक कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी। मैंने आज तक एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है एक्सेप्ट फॉर माय इंटरव्यूज। दूसरा कि मैंने करंट अफेयर्स के रिलेटेड कोई नोट्स नहीं बनाया। मैं पढ़ता हूँ, आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू बी अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, बट मैंने कभी उसको नोट्स फॉर्म में या उसे मुझे रिवाइज करना है बहुत बार, ऐसा कभी नहीं किया। आई से दैट बिकॉज मेरा जितना एक्सपीरियंस है आज तक प्रीलिम्स में, जितनी भी अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स जो होते हैं यूपीएससी के, वो कहाँ से पूछती है ये मुझे आज तक नहीं समझ इट इज वेरी टफ टू गेस कि वो क्या पूछेंगे कहाँ से। राइट। एंड दूसरा मेंस में, कि मेंस में देर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस प्रोबेबली मोस्टली इन GS3 जो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं बहुत ज्यादा। GS2 में आजकल उन्होंने पिछले 2 साल से वैसे तो चालू किया है थोड़ा सा पूछना, बट GS2 इज समथिंग जिसमें पॉलिटी है, जिसमें बच्चे ऑलरेडी बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं पढ़ने के लिए। तो वो वाले करंट अफेयर्स हम कवर कर ही लेते हैं पॉलिटी में जो भी हो रहा है उसके रिलेटेड। राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक कि आपको स्टैटिक्स से बहुत ज्यादा डेविएट होना चाहिए। आपको करना भी है तो प्रोबेबली हाफ एन आवर एवरी डे इज मोर देन इनफ। जहां से भी आपको पढ़ना है एक सोर्स से आप पढ़ लीजिए, बट डू नॉट ओवर स्पेंड योर कैपेसिटी ऑन करंट अफेयर्स। राइट। इसमें हर्ष, लास्ट लास्ट का एक दो क्वेश्चन लोग लेते हैं। जैसे मेंस की जो PYQs हैं हमारे, उसको हमें मतलब एनालाइज कैसे करना चाहिए? हाउ टू एनालाइज मेंस PYQ एंड माइक्रो थीम वगैरह कैसे हमें हेल्प कर सकती है नोट्स के लिए, देन आंसर राइटिंग के लिए? ये मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल भी है और चीज भी है कि मेंस के जो PYQs है वो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो देर इज 100% पैटर्न इन दिस क्वेश्चंस। राइट। कैसे है पैटर्न? प्रोबेबली कुछ कुछ एरियाज में थीम बेस्ड है, और कुछ कुछ एरियाज में वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। राइट। मैं दोनों बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू सी कि हिस्ट्री में 3-4 टॉपिक्स बहुत ज्यादा पसंद के हैं यूपीएससी के, राइट। विच आर चोलास, विच आर गुप्ताज, विच आर वैदिक पीरियड, विच आर गांधी। सो ये 3-4 टॉपिक्स है जो बहुत रिपीट होते हैं, एंड गांधी का कंपैरिजन विद वेरियस अदर इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर्स। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेनी है, और इन पे बहुत ज्यादा अच्छे से प्रोबेबली आप बोलो नोट्स बना लो, या प्रोबेबली आप बोलो कि उन्हें प्रैक्टिस कर लो आंसर राइटिंग फॉर्म में, ये करना है। एंड दूसरा जो डिफरेंशिएशन या एक थीम मैं बोलूंगा वो ये है कि एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अगर वो कोई अटपटी डायनेस्टी के बारे में भी पूछ ले, लेकिन वो पूछता यही है कि उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, उनकी कल्चरल लाइफ कैसी थी, उनके टाइम पे सोशल लाइफ कैसी थी। तो हमें बस ये समझना है कि यार अगर मुझे कोई भी डायनेस्टी के बारे में
उनकी सोशल लाइफ ही पूछे जाने वाली है, तो सोसाइटी में क्या चीजें आती है। अगर मुझे कोई भी पीरियड की सोशल लाइफ बतानी है तो मैं क्या बताऊंगा। अगर आपके दिमाग में 7-8 चीजें है उसके रिलेटेड, कि मुझे उसके उसके टाइम पे मैरिज सिस्टम कैसा था ये बताना है, उसके टाइम पे विमेन की कंडीशन कैसी थी ये बताना है, उसके टाइम पे मुझे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था नहीं होता था, कास्ट सिस्टम कैसी थी ये बताना है, उस टाइम पे मुझे पॉलीगामी था या दूसरा राइट। मोनोगामी था क्या था ये बताना है, या मुझे उस टाइम पे कि फॉर एग्जांपल कल्चर कैसा था, म्यूजिक कैसा था, ये सब चीजें बतानी है, या फॉर एग्जांपल इकोनॉमी कैसी थी उस टाइम पे ये आता है। तो मुझे क्या एरियाज पकड़नी है, और उसके बाद मैं अपने पॉइंट्स बना सकता हूँ कि उस टाइम पे कॉइन्स मिलते थे तो कौन से कॉइन्स मिलते थे, उस टाइम पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ करते थे तो कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, उस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे क्या, उस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी क्या, उस टाइम पे हम ट्रेडिंग कैसे करते थे। ये सब चीजें अगर आप बेसिकली डिवाइड कर लो, कि अगर मुझे इकोनॉमी के बारे में कोई भी डायनेस्टी के बारे में वो पूछ ले, तो मुझे इन्हीं 6-7 चीजों में तोड़ के उसको लिखना है, तो देन इट बिकम्स वेरी इजी। तो राइट। ऐसे हमें आ, पूरे पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है, कि ये तो मैंने हिस्ट्री का बताया, बट देयर इज पैटर्न इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट राइट। फॉर जो एग्जाम्पल, हमें ये ढूंढना आपके स्क्रीन पे ये मैंने लगा रखा है माइक्रो थीम का, कॉलोनियल रूल एंड इम्पैक्ट। है। जी। तो इसमें साफ साफ यहाँ देख रहा है कि पहले इन लोगों ने 2024 में पूछा था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडीक्राफ्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो उसके बाद फिर लोगों ने पूछा कि कॉलोनियल रूल का इम्पैक्ट क्या था ऑन कॉलोनी ऑन ट्राइबल ट्राइबल रेसिस्टेंस करेक्ट। पे। फिर यस। इन लोगों ने पूछा मिलिट्री सुपीरियोरिटी क्या थी उस टाइम पे। देन बिल्कुल। ये जो हमने अभी ट्राइबल के बारे में बात की है, एंड देन उसके बाद ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में बात की है। देन ये सब ऑलरेडी पूछा गया है 2017 में, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये ऑफ कोलोनियलिज्म, ब्रिटिश पॉलिसीज। सो आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट दिस, राइट? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। एंड मैंने पीवाईक्यू लिखने के लिए भी इसीलिए बोला कि अगर आप पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज लिख लो, तो आपको बहुत हद तक पता चल जाएगा कि खुद से ही लिखने के बाद कि यार ये तो सिमिलर से क्वेश्चन है, या मैं सिमिलर सी चीजें लिख रहा हूँ अपने आंसर में, या मैंने राइट। 2024 के क्वेश्चन में यही सिमिलर सा आंसर लिखा था, और 2019 वाले में भी सिमिलर सा ही आंसर लिख रहा हूँ मैं। राइट। तो इससे आपको खुद को ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं यार, देयर इज अ पैटर्न इन मेंस कि ये क्वेश्चंस या इनके फॉर्म्स रिपीट हो रहे हैं। राइट। अब जैसे यहाँ पे 2017 में 15 में गांधी जी को अंबेडकर के साथ सोशल जस्टिस पे कंपैरिजन कराया। फिर बिल्कुल। फिर उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर पे एजुकेशनल एंड नेशनलिस्ट अप्रोच पर इनको कंपैरिजन कराया। बिल्कुल। एंड देन उसके बाद आई थिंक सुभाष चंद्र बोस पे यस। कॉन्ट्रास्टेड अबाउट द सुभाष इंडियन चंद्र फ्रीडम। बोस पे। बिल्कुल यस। बिल्कुल। सो विच मीन्स अगर हम हर लॉजिक यहाँ लगाएं, तो जो जो आइडियोलॉजी थी अपने अपने लीडर्स की, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, वॉज क्वाइट नेशनलिस्ट, आर्मी, नेशन फर्स्ट। तो उनसे कंपेयर करा रहे हैं गांधी जी को। वहीं पे वी कैनॉट कंपेयर, यूपीएससी कैनॉट कंपेयर नेशनलिज्म डायरेक्टली टू सुभाष चंद्र, सॉरी, रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि उनका एजुकेशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू था। बिल्कुल बिल्कुल। वो बॉयकॉट नहीं पसंद, स्वदेशी मूवमेंट को उन्होंने फेवर नहीं किया था। ट्रू। तो वो कहीं ना कहीं वो कंपेयर करा रहे हैं, वैल्यू सिस्टम आई थिंक कंपेयर करा रहे वैल्यू सिस्टम कंपेयर करा रहे, एग्जैक्टली। हैं। राइट। राइट। एंड इसी पे नोट्स बनानी चाहिए, राइट? कि हम इसको एक्सप्लेन कर दें अपने नोट्स में कि व्हाट आर दोज वैल्यूज, क्या थे। बिल्कुल, बेसिकली मतलब मुझे यही लगता है कि एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट लीडर्स है, जैसे इट राइट। इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगली बार वो गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल की के कर बीच में सकते हैं। डिफरेंशिएशन पूछ ले, बिल्कुल। या गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में पूछ ले। कर सकते हैं, हाँ। तो इनके लिए हमें बहुत स्मार्ट तरीके से अपनी पढ़ाई क्यूरेट करनी है, कि यूपीएससी क्या पूछ सकता है बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज। राइट। एटलीस्ट अगर वो हम कवर कर ले अच्छे से, और एक बाकी दूसरा बेस नोट्स तो है ही, बट ये थोड़ा सा एडिशनल अगर हम, जैसे आपने बताया, माइक्रो थीम अप्रोच यूज करके और समझे कि पैटर्न क्या है, राइट। किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। मैं आपको एक चीज मैंने जो बनाई थी वो शेयर भी करूंगा। आप इफ पॉसिबल आप आपके श्योर। स्टूडेंट्स के साथ श्योर। शेयर कर देना उसको, कि मैंने कैसे किया था इस चीज को। ओके। तो मैं प्रोबेबली आफ्टर दिस सेशन इज डन मैं आपको भेज दूंगा। श्योर, श्योर, श्योर। नाउ अब
सो दीज वर द इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा ना सोसाइटी वॉज थोड़ा सा डायनेमिक, मतलब करंट भी रहता है उसमें, एंड देन तो जैसे विमेन इन एसोसिएटेड कंसर्न आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक हाई प्रोबेबिलिटी थीम है जो कि जीएस पेपर 1 2 3 मतलब जाता ही जाता है, कहीं ना कहीं ये रहती है। सो मतलब देर इज 100% प्रोबेबिलिटी कि तीनों जीएस में से एक या दो क्वेश्चन मिनिमम विमेन फेमिनिज्म इसके अराउंड होंगे, विमेन के इश्यूज, विमेन एजुकेशन, विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, समथिंग रिलेटेड टू विमेन। राइट। सो अगर इनको माइक्रो थीम्स को लेके, जैसे जेंडर कंसेप्ट एंड पॉलिटी पॉलिसी इम्प्लीकेशन दे आर आस्किंग, लाइक जेंडर इक्वालिटी इक्विटी के बारे में क्या होता है, गिग इकोनॉमी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, देन अगेन वुमेन एम्पावरमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, देन इवॉल्विंग चैलेंजेस ऑफ वुमेन इन इंडिया, then patriarchy and women's status, then sex ratio, feminization. So these are the few things, like सब एक दूसरे के अराउंड में घूम रहा है आई थिंक। बिल्कुल 100%। सो इसका आप जैसे कह रहे थे हर्ष कि आप बहुत ज्यादा करंट अफेयर ओरिएंटेड नहीं थे, तो लेकिन इसका आप करंट डेटा कैसे लेते थे, मतलब आप वैल्यू एडिशंस कैसे करते थे, कहाँ से करते थे? सर मतलब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अ, आप कोई भी जब टॉपिक पढ़ते हैं तो यू स्टार्ट विथ कि यूपीएससी के सिलेबस में फॉर एग्जांपल सोसाइटी में जैसे आपने लिखा है यहाँ पे कि विमेन एंड एसोसिएटेड कंसर्न्स इज अ पॉइंटर राइट। इन द सिलेबस। तो जब मैं विमेन एंड एसोसिएटेड कंसर्न्स के बारे में देखूंगा तो सबसे पहले तो व्हाई ऐसे बेस नोट्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसमें जो मेजर मेजर कंसर्न्स है राइट। विथ रिस्पेक्ट टू विमेन वो दिए गए होंगे राइट। कि जैसे विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम है, या विमेन का हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन कम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट। अब मुझे एज अ कैंडिडेट क्या करना है? मुझे ये करना है, मेरा आवाज आ रहा है ना? यस यस यस। हाँ, मुझे ये करना है कि जो बेस नोट्स दिए हैं उन्होंने, मुझे उसे पढ़ना है, मुझे उस इशू को समझना है। अब व्हाट विल अ स्मार्ट कैंडिडेट डू इज कि वो ऑनलाइन जाएगा और वो डालेगा कि मुझे ये बताओ कि विमेन के बारे में आपने बताया विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम है। राइट। तो एक क्यूरियस कैंडिडेट क्या बोलेगा? ये वो क्वेश्चन पूछेगा, अब तो बहुत अच्छा है टू जनरेटिव एआई, इज कि मुझे पहले तो ये बताओ कि कितना है। राइट। तो इससे आपको एक डेटा मिल गया। फिर वो दूसरा बोलेगा कि यार हमने कुछ टारगेट किया है कि हमें इतना इतना करना है, हम्म। गवर्नमेंट का क्या टारगेट है। इससे हम्म। आपको दूसरा डेटा मिल गया। तीसरा आप पूछोगे कि यार कौन सी कंट्री है फिर जिसका बहुत ज्यादा अच्छा है डेटा, मतलब जिसका बहुत ज्यादा अच्छा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। राइट। इससे आपको तीसरा डेटा मिल गया, एक केस स्टडी अच्छी मिल गई कि फॉर एग्जाम्पल यूएस है, वहां पे 86% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है। या चौथा आपने एक क्यूरियस क्वेश्चन पूछा कि यार व्हाई शुड आई इंक्रीज माय विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। एग्जैक्टली हाँ। तो उससे आपको डेटा मिल गया कि यार आईएमएफ ने बोला है कि अगर विमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो मेन जितना हो जाए तो हमारा जीडीपी 27% बढ़ जाएगा। हम्म। तो अगर आप बेस जो टॉपिक है उस पे जो बेस नोट्स है वो पढ़ के क्यूरियस क्वेश्चनिंग करोगे तो आपको आसानी से डेटा मिल जाएगा, ये पहली बात है। दूसरा, अगर आपको क्यूरियस क्वेश्चनिंग नहीं करनी है तो आप बस ये लिख दो कि विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के रिलेटेड मुझे 10 डेटा पॉइंट्स दे दो, राइट। आपको जनरेटिव एआई निकाल के दे देगा। एग्जैक्टली। या तीसरा, अगर आपको वो भी नहीं करना है, आपको नहीं यूज करना है टेक्नोलॉजी, तो आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के, अगेन मैं बोल रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ऑन मेकिंग नोट्स, उनके बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन के नोट्स होते हैं। आप उन्हें लेके और उन्हें इंटीग्रेट कर दो अपने बेस नोट्स में। हम्म। हम्म। तो यू कैन टेक वेरियस एस्पेक्ट्स, इट्स जस्ट यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चन एंड यू हैव टू डेवलप द राइट माइंडसेट कि मेरा आंसर डिफरेंशिएट कैसे होगा। वो ऐसे होगा कि आप अच्छा डेटा लिखोगे, उसको आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट करोगे। कोई बंदा ये भी लिख सकता है कि इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 21% है, कोई हम्म। बंदा उसी चीज को पाई चार्ट में लिख देगा कि हम्म। यार मैन 79% है और वीमेन ओनली 21% है। राइट। इट इज मोर विजुअली अपीलिंग, एंड एग्जामिनर प्रोबेबली एक सेंटेंस आपका छोड़ सकता है बिकॉज वो पूरा नहीं पढ़ता है, बट आपका डायग्राम तो नहीं छोड़ेगा। राइट। 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 So it is not just about the knowledge that you have or right. It is sometimes about how you present it as well. राइट। राइट। एग्जैक्टली। सो दीज आर द वेज, हम थोड़ा सा हम लोग इजी बना रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ें। जो आपने अभी बताया,
किस तरीके से हम नोट्स को वैल्यू एडिशन को कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला भी क्वेश्चन था. सो आई विल टेक अनदर 5 minutes ऑफ योर्स एंड देन वी विल रैप अप. सो फॉर एग्जांपल ये ज्योग्राफी है, ये हमने मतलब एनालिसिस की थी चैप्टर वाइज. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, वो सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी या फिर ओशनोग्राफी पढ़ के जाते हैं. बट जो वहाँ पे बिल्कुल हिडन थीम है, ये नेचुरल रिसोर्सेज से बड़े क्वेश्चंस आते हैं. 100%. देन उसके बाद हमारे फ्लोरा फौना एंड ज्योग्राफी, जो कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी होती है, वो मैच करती है GS 1 और 3 से. इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं वाटर मैनेजमेंट से. सो इस डेटा से फिर हमें ये पता चलता है कि लाइक नॉट ओनली यू शुड राइट क्लाइमेटोलॉजी फिजिकल ज्योग्राफी का, आपको और भी ज्योग्राफी के जो फीचर्स हैं, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, देन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, यू नीड टू फोकस मोर ऑन. बिकॉज आप अगर देखोगे कि नेचुरल रिसोर्सेज से इसी साल 2 क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर 2025 में. आई मीन आपने दिया ही होगा. बिल्कुल बिल्कुल. सो दिस इज हाउ इज लाइक कि टारगेटेड. तो डू यू थिंक ये डेटा हेल्पफुल हो सकता है अगर किसी को भी, अगर हम लोग सजेस्ट करें दैट फोकस ऑन यू टारगेटेड स्टडी वेटेज वाइज? 100% बहुत ज्यादा. बिकॉज वही है कि अनलेस एंड अनटिल यू हैव द डेटा, आप आपके एफर्ट्स उस डायरेक्शन में नहीं लगा पाओगे अच्छे से. हम्म. आपके एफर्ट्स मेजर्ड नहीं होंगे. अगर आप उनको ये डेटा दे दो कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज से हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आता है, हम्म. तो एवरीवन विल एटलीस्ट इंश्योर कि उन्हें 20 25 30 रिसोर्सेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बेसिक बेसिक चीजें पता है. सो अवेयरनेस थ्रू दीज टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स इज समथिंग विच इज ग्रेट. Right, right. Awesome. I think we are almost done towards it. Again, कुछ स्टूडेंट्स प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं, तो गाइज ऑलरेडी सर ने प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी शुरू शुरू में बता दी थी. बट आप वीडियो देख लीजिएगा. आई विल शेयर दैट दिस वीडियो विथ यू. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा ये पूछ रहे हैं मंतशो बानो. लास्ट क्वेश्चन है हर्ष. हाउ टू आइडेंटिफाई कैटेगरीज, हिडन कंपोनेंट एंड थीम फॉर मेंस ओरिएंटेड नोट्स, ऐसे कुछ करके पूछ रहे हैं. ओके. मैं ये बोलूंगा इसमें यही है कि जैसे सर ने अपना वो शीट दिखाया था, अ, आपको मेंस का सबसे पहले तो सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए. राइट. पहली बात, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरी बात कि आप PYQ के जो क्वेश्चंस है उन्हें बहुत बार पढ़िए. हम्म. उससे दो तीन चीजें होगी. एक, कि यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सी चीजें रिपीट हो रही है. राइट. दूसरा, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि किस टाइप से UPSC क्वेश्चन पूछता है, तो मुझे इसी टाइप से अपने नोट्स बनाना है. सो द माइक्रो आइडेंटिफिकेशन ऑफ थीम्स या हिडन कैटेगरीज, ये जो सवाल है ये आपका मेजरली देखो, देर विल ऑलवेज बी 2 3 क्वेश्चंस पर GS पेपर जो थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स है. एंड राइट. आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करके प्रोबेबली आप उसको टैकल कर लोगे. बट आई वुड अगेन से कि इट इज नॉट अबाउट दोस 2 3 क्वेश्चंस बट अबाउट हाउ यू राइट दोस 17 क्वेश्चंस. द प्रॉब्लम इज कि हम बहुत ज्यादा इन्फैचुएट हो जाते हैं अबाउट द क्वेश्चंस जो हमें नहीं आते हैं. और हम उन 2 3 क्वेश्चंस को अपने मतलब कि हमें वो 2 3 क्वेश्चन आ जाए इसके पीछे इतना भागते हैं कि हम वो 17 18 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें छोड़ देते हैं. तो अगर टफ क्वेश्चन है, अगर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, हिडन कैटेगरी वाली चीज है, प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द पीपल उसको अच्छे से नहीं लिखेंगे. हमें फोकस करना है ऑन थिंग्स विच आर रिपीटेटिव. राइट. तो आई वुड जस्ट से कि डोंट गेट इन्फैचुएटेड बाय सच क्वेश्चन. जैसे एक बार, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, कि वो नॉर्वे में जो होता है फ्योर्ड्स, उसका क्वेश्चन आ गया था. यस, यस, यस. दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको बस टेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप पैनिक हो जाते हो उस चक्कर में. राइट. So do not get infatuated by these questions. Focus on the other 19 questions which were relatively much easier. Right, right. Fantastic. So, one last step कि जाते जाते हर्ष, जो भी स्टूडेंट्स, मतलब दर्द इतना बड़ा है ना कि लोग नहीं हो पा रहे हैं ओवर, बिकॉज और ये जख्म बिल्कुल ताज़ा अभी भी है फॉर लाइक 2 days जस्ट बैक.
सो और यकीन नहीं होता है कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, अपने जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था उनको क्या बोलेंगे, कि एग्ज़ाम खराब हुआ फिर वो बोलेंगे कि तुम पढ़ाई नहीं किए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं। But in the end, what would be your message to those aspirants? Number one, they got hurt from 2026, and अच्छा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि 2027 के लिए तैयारी कर रहे थे, वो 26 का पेपर देख के बहुत ज़्यादा डर डर गए। गए। So one last message from your end, then we will wrap up. अ, मतलब मैं एक चीज थोड़ा सा वैसा है कि जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हो, अ, जो जॉब आप पाना चाहते हो, अ, मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे भैया अब ऑफिसर है पिछले 4-5 सालों से, वो बहुत टफ है। मतलब जितना हमें दूर से लगता है कि ये तो बहुत चार्मिंग है, या अब तो लाइफ सेट है, या अब तो हम राजा है, या ये सब चीजें जो है वो नहीं है। आ, आपको इससे 10 गुना चैलेंजेस, 10 गुना ज्यादा एडवर्सिटीज आएगी। ये तो बहुत छोटी चीज है, ऐसा समझ के हमको छोड़ना है इस चीज को। जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ बैड ड्रीम, या समथिंग जो आपको प्रिपेयर कर रही है आपका जो ऑब्जेक्टिव है टू बिकम एन IAS IPS ऑफिसर, वो अचीव करने के लिए दिस इज जस्ट अ शॉर्ट ब्लिप। इस जंग में वही जीतेगा जो आखिरी तक लड़ेगा, Right, और जो अपनी एबिलिटीज को समझ के, अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करके और उन पे इम्प्रूव करेगा। right, जो डरेगा वो मरेगा, ये तो गारंटीड। तो यू हैव टू बी वेरी ब्रेव। आपने एक सपना लेके आप आए हो कि मुझे एक जॉब करनी है, और वो जॉब बहुत ज्यादा टफ है, तो आपको टफ बनना पड़ेगा। और ये एग्जाम आपको टफ बना रही है। तो अगर आप टफ बन गए और आप नहीं डरे, और आपने जो भी पढ़ा है आपने, आई वुड अगेन से कि डू नॉट थिंक कि हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट नहीं है, या लक बेस्ड है बहुत ज़्यादा चीज़ें। ऐसा नहीं है। हम, ये एट्रीब्यूशनल फेलियर होता है हमारा जनरली। तो आप मेहनत कीजिए, प्रोबेबली इस साल, प्रोबेबली अगले साल, 2 साल बाद, बट आपको इसका फल मिलेगा। एंड हमेशा याद रखना कि लोहा जितना जलता है या तपता है, उसी के बाद वो हीरा बनता है। तो डू नॉट टेक इट एज अ ब्लो। इससे आप उभरिए। बहुत सारे लोग हैं, मैं तो अपना तो क्या ही बोलूं, बट बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत कम से बहुत खराब right. चीजें देख के भी बहुत अच्छी चीजें करी है लाइफ में। इंस्पिरेशन लीजिए उनसे, खुद को इंटरनली मोटिवेट कीजिए, एंड गिव दिस एग्जाम अगेन। Right. Fantastic. So, thank you so much, Harsh, for your time. मतलब एब्सोल्युटली सर, माय प्लेजर। और ये जो आपने बातें बताई हैं वो सारी आई थिंक वेरी प्रैक्टिकल एंड कमिंग डायरेक्टली आफ्टर द एग्जामिनेशन यू कैन फील द इमोशंस ऑफ एस्पिरेंट्स बिकॉज यू नो कि यू हैव गॉन थ्रू विद द एक्स एंड पेन व्हाट वाज इन द 2 hours. सो वैसे मैंने इसीलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी आने के लिए. यू विल द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर नाउ to जी understand जी सर। these aspirants. So, on behalf of each and every student who have just joined, I would express my gratitude and thank you once again, Harsh. थैंक तो यू। guys, अगर आप लोगों को थैंक यू करना है तो एक बार वो ताली और दिल वाला जो बनाते हो आप बना दो. you know, ये देखिए, ये देखिए. नहीं, So, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। एंड मतलब बेसिकली किसी को कुछ भी इशू होगा तो दे कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली एज वेल, या सर के थ्रू, जैसे भी। मतलब आई लव टू टॉक टू पीपल एंड गाइड देम इन एनी वे पॉसिबल। सो yes, 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 yes. You, in fact, just quick one thing. I was speaking to one of the ranker. मतलब अंडर 150 में ही थी वो. शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ओके ऑफ माइन. ओके। आई वाज इन सिविल्स दिल्ली IAS. उस टाइम पे वो पढ़ाती थी. शी क्रैक्ड एग्जामिनेशन. शी वाज आल्सो वेरी वेरी डिस्टर्ब बाय द पेपर. और उनका भी यही कहना था कि शी नो somebody who is an IAS officer
and that somebody knows the chairman of UPSC. So अंदर lobby में भी everybody is disturbed, everybody is disturbed by the kind of paper UPSC has released. तो उसने खुद बोला था कि इनफैक्ट सिद्धार्थ, मैंने भी अपने वर्ड्स फॉरवर्ड किए हैं कि थोड़ा सा सेंसिबल पेपर बनाएं फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. सो एवरीबडी, आई मीन कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका ये भी कहना था कि रैंकर्स नहीं बोल रहे हैं, रैंकर्स नहीं बोलते हैं. ऐसा तो ऐसा नहीं है. देयर आर पीपल आउट देयर. जरूरी नहीं कि जो बोलते हैं वो वही दिखता है. कुछ लोग इंटरनली भी कर रहे हैं. और इनफैक्ट मैंने भी एक छोटी सी इनिशिएटिव change.org पे एक petition start की थी. We are not against the UPSC, but we are against, we should be asking for the transparency and fairness in the examination. Absolutely, yes. तो और काफ़ी अच्छा वो चला है. मतलब in the 24 hours में gained almost 5,000 petitions, मतलब signed signatories and all. That is great. तो यही कुछ स्टेप है. देखो वही है कि जब 2023 में पेपर हुआ था, एवरीबडी वाज लाइक ऑन सोशल मीडिया बहुत टफ है. देन 2024-5 वाज लिटिल बिट इजी, बट अगेन 26 में ऐसा हुआ. तो आई थिंक हमें एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए टू एक्चुअली एक्सप्रेस आवर disheartened frustration. So this is what we have done as in Margdarshan IAS. And I'm glad to have you today, who like very candid discussed about things and all. And once again, thank you so much. Thank you so much, Harsh. All the best. Thank you so much, guys. बहुत रात हो गई है. And एक मीठी सी मतलब हर्ष ने बहुत अच्छी बातें बोली हुई हैं. So be proud of yourself. And जंग अभी बाकी है. अभी तो शुरू हुआ है चीजें, है ना? Thank you so much, Harsh, and everybody. Thank you, sir. Thank All the best. Jai Hind. LD के लिए.